नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. I hope जैसा आपको गाइड किया जा रहा है वैसा पढ़ते आ रहे होंगे, and with this hope let's start the next lecture, and that is section number 35. Let's start the class. So today we are going to start with the new topic, and that is related to the topic of the arrest. गिरफ्तारी के संबंध में है, and this topic is very very important for your prelims, very important for your prelims and very important for your mains as well. क्या कह रहा हूं मैं, prelims के लिए भी important है और ये आपके mains के लिए भी important है। सेक्शन 35 से लेकर के, now this is from 35 to now 62, yes, section 30 35 5 to 62, these sections are important for your prelims। सभी sections important है prelims के लिए। एंड एक एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इसमें, व्हाट आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड व्हाइल अरेस्टिंग ए पर्सन, हालांकि वो सारी स्टैट्यूट में आ गई हैं, उन पर जो केस लॉज हैं उस पर कभी कभी मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज करेंगे और लास्ट में जाकर के उसका एक जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी डील करेंगे। और इसमें थोड़ा अलर्ट होकर चलिएगा, हम लोग थोड़ा स्पीड से करेंगे काम इसमें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट सेक्शन 35। पहले था ये सेक्शन 41 सीआरपीसी, नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 35 क्लॉज 1। इसको देखते हैं क्या कहता है, प्लीज सी द बेरेट। दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए मैंने आपको बताया था, प्लीज गो टू द डेफिनेशन पार्ट। जब जाइए डेफिनेशन पार्ट में, दिस इज सेक्शन 2 की आप ये देखेंगे, दिस इज नाउ इन जी, प्लीज सी सेक्शन 2G, सेक्शन 2G देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, सेक्शन 2 डिफाइंस विद द कॉग्निजेबल ऑफेंस, और मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मींस ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल ब्ला 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 अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं आपको, इसलिए वैसे नहीं पढ़ाया मैंने भी। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो सेक्शन 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की है, और वो कौन सा ऑफेंस होता है कि जिस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को ये पावर हो कि विदाउट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता हो। तो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसी भी कॉग्निजेबल अपराध की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि क्या उसमें कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग पहले, कि जो ऑफेंसेस होते हैं इनको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड सेकंड है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है कि द कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर एक्यूज को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसके पास ये पावर नहीं होती है। तो पहले ये होता था कि अगर कोई एफआईआर हुई, देखिए कोई इंसिडेंट हुआ, उसकी रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टिंग टू पुलिस हुई, उसके बेस पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर कौन सा ऑफेंस में होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। द मोमेंट एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, पुलिस गॉट द राइट टू अरेस्ट द पर्सन। पुलिस को यह अधिकार मिल जाता था कि सामने वाले व्यक्ति को वो गिरफ्तार करे। अब इसमें होता क्या था कि पुलिस के पास असीमित अधिकार हो गए। पुलिस के पास एक तरीके से लाइसेंस आ गया, साहब कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर अरेस्ट करने की, तो अरेस्ट कर लेंगे आपको आकर के। और इसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता था 498A आईपीसी।
जो आईपीसी में 498 ऑफेंस था, उसमें क्या था कि क्रुएल्टी फॉर डॉरी, डॉरी के लिए जो क्रुएल्टी अत्याचार होते थे, क्रूरता बरती जाती थी, जैसे ही बहू ने कोई कंप्लेंट लिखवाई और एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस पूरे के पूरे परिवार को जेल में डाल देते थे। तो इसका बहुत बड़ा मिसयूज था। और मिसयूज क्या था कि मान लीजिए कोई मेरा और आपका आपसी रंजिश है किसी पॉइंट पर भी, एंड आई वॉन्टेड टू शटर योर रेपुटेशन, मैं आपकी रेपुटेशन को हार्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से आपकी समाज में बेइज्जती हो जाए। तो सबसे आसान तरीका ये है कि झूठी सच्ची रिपोर्ट लिखवाओ। जैसे ही एफआईआर होगी, जैसे ही एफआईआर होगी, एफआईआर होते ही पुलिस को राइट मिल जाएगा कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है। और फिर मैं किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस मनी का हो सकता है, या पावर का हो सकता है, या कॉन्टेक्ट का हो सकता है, इमोशन हो सकता है, किसी प्रकार के प्रेशर में आकर के पुलिस से मैंने आपकी अरेस्ट करवा दी। तो ये पहले ऐसा होता था। तो अरेस्ट जो है सीधा सीधा आपके आर्टिकल आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है, उस पर अटैक करती है। वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी ओनली एज पर द लॉ। किसी व्यक्ति को उसकी जो स्वाधीनता है, उसके जो जीवन की जो स्वाधीनता है, उससे तभी वंचित किया जा सकता है जब एज पर लॉ हो। लेकिन एज पर लॉ क्या था, पहले क्या था कि साहब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देयर वाज एन एफआईआर ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, देयरफॉर वी अरेस्टेड। तो कोई भी पुलिस की कार्रवाई को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता था। देयरफॉर कंसिडरिंग द मिसयूज ऑफ सच पावर्स, एंड इसमें एक केस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, ज्ञानेश, ध्यान नहीं, याद नहीं आ रहा केस का में, तो उसमें गाइडलाइंस इशू की गई कि नहीं, अब हर एक केस में पुलिस जो है, मैं नाम दे दूंगा केस का आपको, कि हर एक केस में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पुलिस अरेस्ट करेगी ही करेगी, ऐसा अब नहीं होगा। पुलिस विल हैव टू जस्टिफाई इट्स एक्शन। पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसमें अरेस्ट क्यों बनती थी। एफआईआर हुई, पहले क्या था, एफआईआर हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अरेस्ट करो, बात खत्म। अब ऐसा नहीं है, एफआईआर है, जाहिर बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर, पुलिस ऑफिसर को ये रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसकी कैटेगरी कौन सी है। क्या ये 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट है इसमें, या 7 साल से कम का पनिशमेंट है इसमें, और मुझे अरेस्ट करना है तो आई विल हैव टू जस्टिफाई इट, व्हाई अरेस्ट इज नेसेसरी इन दिस केस, एंड इफ आई एम नॉट अरेस्टिंग, व्हाई आई एम नॉट अरेस्टिंग इन दिस केस। तो यू विल हैव टू गिव रीजंस फॉर योर एक्शन। पहले क्या रीजन था कि साहब दिस इज द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसलिए मैंने अरेस्ट किया। अब ऐसा नहीं चलेगा, पुलिस ऑफिसर को ये कुछ ऑन सर्टेन पैरामीटर जो हम लोग पढ़ेंगे जस्टिफाई करना पड़ेगा, वेदर अरेस्ट वाज रिक्वायर्ड इन दिस केस और नॉट। तो प्लीज लेट मी नो आपको इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई, फास्ट। सो लेट्स सी द लैंग्वेज ऑफ 35 नाउ। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। देखिए, सेक्शन 35 क्लॉज 1, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। किस किस को, नंबर 1 को। सो सेक्शन 35 deals with the situations when a police officer may arrest any person without warrant, without an order from the magistrate। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, बताइए। तो ये बन जाएगा आपका मेंस का क्वेश्चन, जो आपको रटना होगा कि ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कि एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, या फिर अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट के बिना। तो ये जो जितने पॉइंट्स आएंगे आपको रटने पड़ेंगे। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आप कभी भी यूं ही नहीं लिख सकते। देखिए, मैं आपको टिप देता हूं इस बार को, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और आप लिख दोगे आप। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको लॉ पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 4 5, तो यू विल हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स देयर। इफ यू मिस एनी पॉइंट, यू विल लूज द मार्क्स टू द एक्सटेंट यू आर फॉरगेटिंग टू राइट। आप उस सीमा तक, जिस सीमा तक अपने लॉ पॉइंट्स को भूल रहे हैं, अपने मार्क्स को कम करवा लेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी ने समझाया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को समझाइए। आप लिख दीजिए, इसमें कोई लीगल पॉइंट नहीं है, आप समझा देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, समझा देंगे।
लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है कि कब कब अरेस्ट कर सकता है, तो 1 2 3 जितने भी सर्कमस्टेंसेस होंगे वो आपको रटे होने चाहिए। तो व्हाट आई एडवाइज यू, लिख लीजिएगा कॉपी पर कहीं पर भी कि मुझे ये सेक्शन 35 और वर्बेटम रटना है। और देखो ये आपको आपकी जान ले लेगा, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको जज बनाएगा। वो क्यों बनाएगा? क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए इसको रटना आसान नहीं होगा। और ये भी है कि वेरी हाई चांसेस हैं, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा मेंस में। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा याद करना, तो अगर आप कर लेंगे तो आप उससे लीड ले जाएंगे। कंपटीशन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी और से लीड कैसे लें आगे को। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप उसको लीड ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा सर्कमस्टेंस है पहले वाले। नंबर 1, हु कमिट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे ध्यान लगाइए इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या खास बात है केवल कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाले की उसी की प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में ही कोई संज्ञेय अपराध करता है तो उसको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। वहां पर कोई और मानक नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेंगे पनिशमेंट कितना है कितना नहीं, अच्छा मेरे सामने कर रहे हैं, चल अंदर। भाई इतना ही करना है। राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स एज वेल, मेंस का मैं समझा चुका हूँ, इसको रटना पड़ेगा आपको, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, बी में क्या चाहिए? ए में था हु कमिट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। सेकंड बी में क्या रहा है? अगेंस्ट हुम। अब ये 3 पॉइंट को मैंने आपको आपके लिए अलग अलग उसमें, ताकि सो दैट आपके लिए रटने में आसान हो जाए। ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, credible information has been received, or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense। कैसा? punishable with a imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine। देखिए यहां पर क्या है कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में देर आर सर्टेन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। सर्टेन रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं कि कब कब कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो पहले इन तीनों पॉइंट को समझते हैं अच्छी तरीके से कि इनका क्या मतलब है। पहला है अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। देखना इसको पढ़ो ढंग से, देखो क्या शब्द, देखो क्या क्या लिखे हुए हैं, याद करने में भी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। कंप्लेंट हैज बीन मेड, अगेंस्ट हुम एक कंप्लेंट हैज बीन मेड, जिसके विरुद्ध कोई कंप्लेंट की गई है। लेकिन कंप्लेंट कैसी की गई है? वो रीजनेबल की गई है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई हो, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? रीजनेबल कंप्लेंट। तो कंप्लेंट के आगे वर्ड लिखा हुआ है रीजनेबल। दूसरा क्या है? अगेंस्ट हुम ए इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, जिसके विरुद्ध कोई सूचना मिली है, लेकिन सूचना कैसी होनी चाहिए? क्रेडिबल होना चाहिए, विश्वसनीय सूचना मिली है। तो पहले में डायरेक्ट कंप्लेंट आ गई, यानी कि नेम्ड कंप्लेंट है कि इसने ऐसा अपराध किया है। दूसरे का या फिर सूचना मिली है, कंप्लेंट के रूप में नहीं है लेकिन सूचना के रूप में है। और थर्ड है सस्पिशन एग्जिस्ट। और सस्पिशन भी कैसा? रीजनेबल सस्पिशन। तो रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन। बात समझ, इन तीनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप? तो जिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई हो, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी गई हो, या फिर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो, कैसे कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। उसने कैसा अपराध किया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन कैसा किया है? जैसा। हर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 देखिए, जिसका पनिशमेंट कितना होना चाहिए, यहां से प्लेन से क्वेश्चन आएंगे। पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 years। 7 years से जिसकी पनिशमेंट कम हो, या और विच में एक्सटेंड टू 7 years, यानी कि 7 साल से कम का पनिशमेंट हो, यानी कि 1 year का भी हो सकता है, 6 months का भी हो सकता है, 1 year का भी हो सकता है, अप टू 7 years, वेदर विद और विदाउट फाइन। तो ये एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हो गई जिसमें पनिशमेंट कहां तक हो गया? अप टू 7 years, लेस देन 7 years और अप टू 7 years, ये मैक्सिमम हो गया। लेकिन कब करेंगे उसमें? यहां पर ही देखिए, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, प्लीज सी दिस, 1 2 3 D4, और ये होगा ई। देखिए चलिए देखिए, तो इसमें क्या क्या है, देखो इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर मेरा लैंग्वेज देखते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए रखने में।
ऑफेंस हुआ, कौन सा हुआ, कॉग्निजल ऑफेंस। तीन कैटेगरी बना दीजिए इसमें। ये हुआ एनी कॉग्निजल, कोई सा भी कॉग्निजल ऑफेंस हो, लेकिन क्या हो, इन प्रेजेंस हो, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में है, तो अरेस्ट कर सकता है वो। दूसरा क्या, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां पर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो यह है ही है, लेकिन यहां पर होगा पनिशमेंट की बात पर। पनिशमेंट कितना, अप टू 7 इयर्स, और ये है मोर देन 7 इयर्स। तीन कैटेगरी हो गई। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, इन प्रेजेंस हुआ, पुलिस वाले की प्रेजेंस में आपने कोई भले ही मान लीजिए, इवन दो दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद 1 ईयर पनिशमेंट, बट इफ यू आर कमिटिंग दैट ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, यू कैन बी अरेस्टेड। ये तो खत्म हो गई। सेकंड क्या हो गया कि अप टू 7 इयर्स जो पनिशमेंट है, जो अप टू 7 इयर्स हैं, जो 7 साल तक दंडनीय अपराध होंगे, उन अपराधों के केस में यू विल हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, वो शर्तें आपको याद करनी पड़ेंगी। और थर्ड में क्या है, इससे बियॉन्ड आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेकंड कैटेगरी है 35 में, कि आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल गई, कि साहब आपने क्या किया है, कॉग्निजल ऑफेंस किया है, चाहे इसके बारे में चाहे कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी गई हो, या रीजनेबल सस्पेशन होना हो कि आपने कॉग्निजल ऑफेंस तो किया है, लेकिन कॉग्निजल ऑफेंस कैसे किया है, जिसकी का जो पनिशमेंट है अप टू 7 इयर्स है, विद विदाउट फाइन, और साथ में यू शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। तो नंबर 1 कंडीशन में क्या है, कि इसमें सिंपल सी बात है, कि देखिए ये है सेटिस्फेक्शन, पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव on the basis of such complaint, information, suspicion that the such person has committed such offense। ये है फर्स्ट कंडीशन। ये जो पुलिस ऑफिसर को ऐसे अपराध की सूचना मिलने पर कि कॉग्निजल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, सबसे पहले उसको खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ही मस्ट हैव रीजन टू बिलीव, मतलब ही शुड हैव ग्राउंड ऑफ बिलीविंग दैट दिस पर्सन रियली हैज कमिटेड द ऑफेंस। इसने वाकई में ये अपराध किया है। और ये जो बिलीफ है वो कैसे हो सकता है, किसके बेस पे हो सकता है, कंप्लेंट के बेस पे हो सकता है, इंफॉर्मेशन के बेस पे हो सकता है, या फिर सस्पिशन के बेस पर हो सकता है। तो पहली बात क्या आ गई, कि पुलिस ऑफिसर को, सपोज कीजिए ये प्रीति मैडम इज द पुलिस ऑफिसर, एंड पुलिस ऑफिस एज ए पुलिस ऑफिसर शी गेट्स अ इंफॉर्मेशन, ओ कॉग्निजल ऑफेंस किया है, कंप्लेंट मिली है, ठीक है। नाउ बिफोर अरेस्टिंग शी विल हैव टू से टू हरसेल्फ कि शी इज सेटिस्फाइड, एटलीस्ट शी बिलीव दैट, शी हैज रीजन टू बिलीव कि इसने ये अपराध किया है। इसका मतलब क्या हुआ, कि केवल इंफॉर्मेशन मिलने से, ओनली कंप्लेंट मिलने से, ओनली इंफॉर्मेशन मिलने से, या केवल सस्पिशन होने से ही आप उसको अरेस्ट नहीं कर लोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो आप लोग, मीनिंग देयर बाई कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह से आप बढ़ जाएंगे। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट अप टू 7 इयर्स है, इन दैट केस द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज दैट the police officer should have reason to believe that the accused has committed the said offense। वैसे बताऊं, ये जो चैप्टर है 35 to 62, ये इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। जब रिवाइज करो आप तो 30 मिनट ज्यादा लगना नहीं चाहिए। बस आपको अगर सीआरपीसी में, क्योंकि लेंदी लेंदी सब्जेक्ट है अपने आप में ये भी, तो आपको एक बार मैंने समझाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको रिवीजन उतना कर लेना कि आपको बहुत तेजी से फिर ये जल्दी जल्दी खत्म हो सा रहेगा। कर लेंगे। चलिए, एक तो पुलिस ऑफिसर का रीजन बिलीफ हो गया, एंड नेक्स्ट पर आ जाइए सेकंड पर। पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पुलिस ऑफिसर हैं, ये रहे बांसुरी मैडम, ये रही बांसुरी मैडम वो, ठीक। पहली बात क्या होना चाहिए, इनका खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि कुछ तो हुआ है, तूने कुछ तो गड़बड़ की है। इसका मतलब द पुलिस ऑफिसर शुड बी सेटिस्फाइड दैट जो ऑफेंस है दैट इज कमिटेड, किया तो है तूने। एक बात ये, इसमें ये नहीं कि 100% सेटिस्फेक्शन हो गया। पहली लाइन के लिखिए देखो, रीजन टू बिलीव,
विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। अब चलिए, अपराध तो किया है, अगर ये पता हो अपराध किया है, तो क्या तब भी अरेस्ट करना जरूरी है? नहीं है जरूरी। कब? अगर ऑफेंस इस कैटेगरी का हो, जब 7 साल से कम का पनिशमेंट हो, तो तब ये पता है कि हाँ भाई इसने ऑफेंस किया है, क्या हो सकता है। वेदर यू विल अरेस्ट हिम? नो, यू शुड बी सेटिस्फाइड बेसिकली कि व्हाई अरेस्ट इज नेसेसरी। ये जो एलिमेंट अब आ गया है, अर्नेश का है, वो रूलिंग थी अर्नेश कुमार की। अर्नेश कुमार की उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 7 ईयर्स तक के जो पनिशमेंट है वाले ऑफेंसेस हैं, उसमें डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस आई थी। उसके बाद में फिर चेंजेस हुए थे सीआरपीसी में, और उन सभी गाइडलाइंस को सेक्शन 41 जो था उस समय का सीआरपीसी का, उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, जो आपके सामने सेक्शन 35 में आ गया। हमें ज्ञानेश अज्ञान ऐसे थोड़ा डाउट में आ रहा था, दैट द अर्नेश कुमार। तो क्या 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 अरेस्ट क्यों नेसेसरी है? अब ये जो इन कंडीशंस को, जैसे मैंने कहा कि आपको रटना पड़ेगा मेंस के लिए। पहली बात, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। एक कंडीशन ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर ये सेटिस्फाइड हो इस बात से कि वो आगे अगले अपराध करने से बचाने के लिए, इफ आई अरेस्टेड हिम टू प्रिवेंट दिस पर्सन फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस, कि मैं नहीं चाहता था कि ये कोई आगे अपराध करे, इसलिए हमने इसको अरेस्ट कर लिया। तो अगर कोई ऑफेंडर इस प्रकार से है कि आपको लगता है कि अगर मैंने इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये और अपराध करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक दो दो पड़ोसियों में झगड़ा है, और एक एक्यूज ने एक पड़ोसी को, के सपोज कीजिए, उसके हाथ तोड़ दिया, यानी कि ही कॉज ग्रीवस ग्रीवस हर्ट, और अभी कह रहा है, अभी भी लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं ये खत्म नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे भी, हो रही है। तो ऐसी पोजीशन में क्या क्या एक आ गया, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि भाई इसको अरेस्ट करो, वरना ये अभी और अपराध करेगा। दिस इज व्हाट। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। और यही जो पॉइंट आएंगे अभी, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट है ना? हाँ, यस। दीज आर द 5 पॉइंट्स विच कैन बी यूज इन द चैप्टर रिलेटिंग टू द बेल। जैसे अगर आप हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और यदि आप हैं एडवोकेट ऑफ द कंप्लेनेंट, और एंड यू आर अपोजिंग द बेल एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन आप अपोज कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नो नो सर, ही शुड नॉट बी रिलीज ऑन बेल। इसको बेल पर रिलीज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही मे कमिट फर्दर ऑफेंस, ये फर्दर ऑफेंस कर सकता है। तो यही आर्गुमेंट्स बेल के और बेल ग्रांट के फेवर में और अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं एंड यू आर सीकिंग बेल, तो आप क्या कहेंगे? सर, देर इज नो एप्रीहेंशन दैट ही मे कमिट फर्दर एनी ऑफेंस। सर स्टूडेंट है, सर डॉक्टर है, सर टीचर है, सर ये है, बाल बच्चों वाला इंसान है, दोबारा अपराध नहीं करेगा, सर क्यों उसको अंदर जेल में रखना? देखिए, क्योंकि आप इसको समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? यू आर पुटिंग समवन बिहाइंड द बार, इट मींस यू आर कर्टेलिंग हिज लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता को आप बाधित कर रहे हैं। तो बेल में क्या होता है कि उसको अंदर रखना है या बाहर निकालना है, यानी कि उसकी जो लिबर्टी है उसको रिस्टोर करना है या नहीं करना है। तो इन सब की ग्राउंड्स सेम होंगी। समझा पा रहा हूं आपको? अभी तो है पुलिस वाला अरेस्ट क्यों करेगा? why such arrest is necessary? तो he will have to satisfy himself that whether he is arresting to prevent further commission of the offense। ये वाली बात हो गई। और दूसरा क्या? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि चलिए आगे अपराध तो नहीं करेगा, बट दिस इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। एक बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़ी हस्ती की बेंगलोर में, उसके एक असिस्टेंट ने बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को थप्पड़ मारे, एक फीमेल पर वो मारे और लात घूंसों से उसको अटैक किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये दिल्ली की घटना है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अदरवाइज तो देखो, जो मारा गया है ना, इट वाज द केस ऑफ सिंपल, यू कैन से wrongful restraint एंड कॉजिंग वॉलंटरी हर्ट। उसमें पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा का नहीं है। लेकिन वहां पर क्या हो गया कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी अगर इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार नहीं किया। तो फिर जो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो पुलिस है, वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, नहीं कर सकती। तो इसलिए इसकी गिरफ्तारी जरूरी है।
तो अब यहां पर आप ये देखो कि यहां पर पुलिस ऑफिसर की जो पावर टू अरेस्ट थी कॉग्निल केस में, कहीं ना कहीं उसको हमने अब रेगुलेट कर दिया है। ही कैन नॉट डायरेक्टली अरेस्ट, ही विल हैव टू गिव द आंसर टू द कोर्ट, व्हाई डिड आई अरेस्ट, मैंने इसको अरेस्ट क्यों किया है। तो या तो ये कहेगा कि सब फर्दर कमीशन ऑफेंस करता है ये, इसलिए रोका मैंने इसको, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी था इसको अरेस्ट करना इसलिए रोका। और क्या हो सकता है, सी में क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द ऑफेंस टू डिसअपियर, कि इस ये व्यक्ति एविडेंस यानी कि साक्ष्य ना मिटा पाए। जैसे माननीय आप, मैं फिर वही कर रहा हूं, चलो नाम भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जो श्रीमान आपके अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उनके बंगलों में जो मालीवाल मैडम है, क्या नाम है उनका, मालीवाल, मालीवाल है ना, स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल जो एक टाइम पर वुमेन कमीशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली वुमेन कमीशन की हेड रह चुकी हैं, उन पर अटैक किया गया था उनके असिस्टेंट के द्वारा। तो आप उसको थोड़ा दिमाग में रखिए, एक इतनी बड़ी हस्ती हो गई, वहां पर एक एक मकान में, एक बंगलों में वहां पर घटना घटी है, तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जो एविडेंस है उनको हटा दिया जाए। तो अरेस्ट इसलिए भी जरूरी हो सकती है कि इसको अरेस्ट कर लेंगे तो फिर ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, सबूतों को मिटा नहीं पाएगा, एविडेंस साक्ष्य को मिटा नहीं पाएगा। और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो समझे आप। तो पहली वाली ग्राउंड क्या थी कि फॉर ये अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम कमीशन ऑफ फर्दर ऑफेंस, कि आगे अपराध नहीं करे, नंबर वन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, नंबर टू, एंड नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड आ गया आपके साथ, टू अवॉइड द डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस और द टेम्परिंग विद द एविडेंस, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना हो या साक्ष्य मिटाए ना जाए। तो अब यही ग्राउंड देखो, ये जो ग्राउंड आ गए, इन्हीं ग्राउंड्स पर बेल को भी अपोज करा जाता है और इन्हीं ग्राउंड्स पर बेल सीक भी की जाती है। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये रितु महादेव मैडम है, रितु महादेव, ये रही कोर्ट, ये बैठे हैं, प्रियांश भाई साहब बैठे हैं, ठीक, मजिस्ट्रेट, बेल की तरफ एक डिफेंस लॉयर है और साहिल भाई साहब हैं इधर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ही इज अपोजिंग बेल और शी इज सीकिंग बेल, राइट, ऐसे ही होता है। तो वहां पर भी यही आर्ग्यूमेंट होंगे। ये रितु क्या कहेगी, सर व्हाई ही शुड बी केप्ट इन जेल, अब इस बेचारे को जेल में क्यों रखा जाए, अब तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि टेम्परिंग विद एविडेंस हो जाएगी, ही कैन कमिट फर्दर, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। या साहिल कहेगा, सर ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इफ ही इज एनलार्ज ऑन बेल, अगर उसको बेल पे छोड़ दिया गया, ही कैन टेम्पर विद द एविडेंस, ये एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकता है। तो आप अरेस्ट के साथ बेल के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ज्ञानी पुरुषों, जल्दी बताइए फास्ट। तो मुश्किल तो नहीं लग रही छत्रेश, बोरिंग तो नहीं लग रही सीआरपीसी। 17 इज नियरिंग, 17 पास में आने वाली, ध्यान रखना भी। हम्म, आपका मॉक टेस्ट नेक्स्ट पर आ जाइए। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, इन शब्दों को रट लीजिएगा क्योंकि आपको मेंस में काम आएंगे। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस टू एनी पर्सन, देखिए क्या लिखा है, इसको शब्दावली को ध्यान रखना। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, अलग अलग शब्द हैं, थ्रेट और प्रोमिस, टू एनी पर्सन कौन सा, एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer। ये इतनी बड़ी जो लाइन है, इसको मैं एक शब्द, एक बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं पहले। गवाहों को ये डराए धमकाए ना, गवाहों को ये इन्फ्लुएंस ना करे, समझे।
तो इसको अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम इसे अरेस्ट नहीं करते तो देयर वाज एन एप्रीहेंशन, ये जो विटनेसेस हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करता। तो ये हुई आम भाषा। अब हम बात करते हैं लीगल, इसको कैसे लिखा गया है। तो विटनेस को कैसे लिखा गया पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, हु इज द विटनेस? any person acquainted with the facts of the case. This is the definition of the witness. Who is this person? Any person acquainted with the facts of the case. कोई भी व्यक्ति जो उस केस के तथ्य हैं उनसे परिचित हो, उसी को बोलते हैं गवाह, विटनेस हो गया। सही है। क्या करना था उसको? टू डिसवेड हिम फ्रॉम डिस्क, उसको क्या नहीं करे, ये नहीं करे, उसको इंड्यूसमेंट नहीं दे, यानी कि उसको लालच नहीं दे, उससे कोई प्रॉमिस ना करे, उसको कोई धमकाए ना। तो विटनेसेस को कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस ना करे। किस लिए? एज टू डिसवेड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और पुलिस ऑफिसर। उस गवाह को, उस विटनेस को पुलिस ऑफिसर या कोर्ट को सही फैक्ट्स बताने से रोकने के लिए, डिसवेड करने के लिए कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस ये ना करे। इसलिए मैंने इसको अरेस्ट किया है, to prevent such person from making any inducement threat or means. So, police officer will have to be satisfied that why he is making arrest, कि वो अरेस्ट क्यों कर रहा है। नंबर वन क्या है? नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आ गया डी में, कि क्या, कि विटनेसेस को इन्फ्लुएंस होने से बचाने के लिए, सो दैट दिस एक्यूज मे नॉट इन्फ्लुएंस द विटनेसेस। अब ऐसा ही बेल में होता था। जब बेल में, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर में काम करते, हमें बेल अपोज करनी होती थी, तो हम ये देखते थे कि स्टेटस क्या है इसका। जैसे ही लगा कि यार ये तो स्टेटस वाला आदमी है, तो अथॉरिटी वाला इंसान है, तो एक एक एडिशनल पॉइंट हमारे इसमें आर्गुमेंट में तुरंत आता था कि नहीं नहीं, ही कैन इन्फ्लुएंस द विटनेसेस, इस तरीके से। तो बेल को, या फिर जो एडवोकेट है वो भी कहते हैं जनाब अब तो सारे विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। नाउ हाउ कैन ही इंड्यूस एनी विटनेस नाउ, how can he dissuade any witness now everything is record, investigation is complete, therefore grant him bail। तो ये जो, जैसे ये हैं केजरीवाल साहब हैं और मनीष सिसोदिया जी हैं और बहुत सारे जो जितने भी लीडर्स गए थे पीछे जेल में गए थे, इनके केसेस में यही आर्गुमेंट्स, मतलब फेवर में भी अगेंस्ट भी गए थे। फेवर में ये थे कि साहब सब कुछ तो रिकॉर्ड पर है, सब कुछ तो एविडेंसेस रिकॉर्ड पर है, सारे एविडेंस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या सीसीटीवी रिकॉर्ड है, सब कुछ तो रिकॉर्ड पर है, तो वाई टू कीप देम बिहाइंड द बार। इसलिए फिर क्या कहा है अपोजिशन में, क्या है, दे आर सच इन्फ्लुएंशियल पर्संस, दे कैन इंड्यूस द विटनेसेस, देयरफॉर दे शुड बी केप्ट बिहाइंड द बार। तो इन्हीं 4-5 लाइन को जो कितने अच्छे तरीके से कोर्ट में कहेगा, वही या तो कपिल सिब्बल साहब हो जाएंगे या फिर साहब ये सिंघवी साहब हो जाएंगे और ब्ला हो जाएंगे, जनाब सीनियर लीडर्स हो गए। कोई नई बात नहीं बोलते हैं, आई एम टेलिंग यू। बस वो बोलते इतने फ्लो में हैं कि चीजों को लगता है एक शब्दों का माया जाल है, और शब्दों का माया जाल कहीं और से नहीं आता है, समझे जतेंद्र बाबू। शब्दों का जो माया जाल है वो आपके बेरेट में लिखा हुआ है, उस इन्हीं को बस। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कि आप लोगों को डिसवेड मतलब होता है साहिल, उसको उसको हतोत्साहित करना, उसको मना करना कि वो ऐसा ना करे, उसको उसको मना करना। तो आपसे गुजारिश है मेरी कि आप लोग अपनी जो जो लीगल वोकैब है उसको अच्छा करो। उसी वोकैब को अगर आप यूज करोगे मेंस में, यू विल गेट गुड मार्क्स। उसी वोकैब को अगर आर्गुमेंट्स में एज एडवोकेट आप यूज करोगे, यू विल बी गुड एडवोकेट एज वेल। समझे आप? चलिए बढ़ते हैं आगे को। Unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसकी प्रेजेंस को जब भी कभी आवश्यकता पड़ती इंश्योर नहीं किया जाता, सर भर जाता। ये माननीय माल्या, विजय माल्या साहब जैसे लोग हैं, अगर एक बार हाथ से निकल गए तो फिर आपके हाथ में नहीं आते, इसलिए मुझे गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो ए गुड ग्राउंड टू अरेस्ट समवन, कि अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये भाग जाएगा। तो फिर बेल में क्या कहते हैं लेने पे, जनाब आप इसको कंडीशन लगा दो, इसका पासपोर्ट जब्त कर लो आप, लेकिन बेल पे छोड़ दो आप भले कंडीशन ये लगा दो तो शहर नहीं छोड़ेगा, लेकिन जेल बेल पे छोड़ दो उसको आप।
तो इस तरीके से आर्गुमेंट चलते हैं। इन सारे पॉइंट्स को रट लेना। तो आप मुझे बताइए, समझ में आ रही नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ है ना, बताइए। द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड while मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग। समझे? तो अब ये जो जितने अगर वो अरेस्ट करेगा, तो ये जो लाइन है देखिए, शैल को अंडरलाइन कर लीजिए, शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस इन राइटिंग, राइटिंग में कि अगर उसने अरेस्ट किया है तो उसको लिखना होगा कि वाई ही अरेस्टेड हिम। तो अब ये देखो कितना अंतर पड़ गया। अब मान लीजिए एक भाई साहब है वरुण, वरुण है इंस्पेक्टर, और जो तरुण साहब हैं ये एक कंप्लेनेंट है। तरुण एक द कंप्लेनेंट, और जो वरुण है वो इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है। तो मैं कहा यार पैसे गड्डी ले, यतेंद्र को मुझे बस अंदर देखना है, हफ्ते भर के अंदर देखना है, कम से कम कुछ दिन तो अंदर रख, जैसे भी हो। सही, अंदर कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट सामने तो प्रस्तुत करना ही पड़ेगा अरेस्ट करने के बाद में, ये होगा। उधर से यतेंद्र अपनी बेल एप्लीकेशन लगाएगा। अब मजिस्ट्रेट पूछेंगे पुलिस ऑफिसर से कि तुम अपनी डायरी दिखाओ, तुमने अरेस्ट क्यों किया था, व्हाट वर द रीजंस। इन 5 रीजंस में से कौन सा रीजन था ये भाग जाता, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होने देता, फिटनेस को इन्फ्लुएंस करता, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड यू अरेस्ट। तो पुलिस ऑफिसर के लिए, किसी भी इंस्पेक्टर के लिए, किसी भी कोई सा भी आईओ हो, उसके लिए आसान नहीं होगा जस्टिफाई करना। ही विल हैव टू गिव रीजंस व्हाई डिड ही अरेस्ट। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई कि अरेस्टिंग का जो अब अरेस्ट करने का जो जो चेंजेस हैं वो उसके क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं ज्यादा, और यहाँ पे मेरे से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए जल्दी बताइए तरुण। चलिए बढ़ते आगे। और गजबे सुनिए, प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केसेस वेयर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन, क्या करना चाहिए? ही शैल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नोट मेकिंग द अरेस्ट। समझे? उन सभी मामलों में जहां पर अरेस्ट की आवश्यकता नहीं है, ही शैल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नोट मेकिंग द अरेस्ट। अब आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, अरेस्ट नहीं कर रहे हो, तब भी एज ए पुलिस ऑफिसर आपको वो रीजंस लिखने पड़ेंगे कि व्हाई यू डिड नॉट मेक अरेस्ट दिस केस, आपने इस केस में गिरफ्तारी क्यों नहीं की। एक मेरे सामने केस आया था जब मैं था पोक्सो कोर्ट में, पोक्सो कोर्ट में था, फिर उसमें था जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं रेप केसेस वाली, उनमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। तो एक दो केसेस ऐसे आए थे जो पोक्सो में जनरली गिरफ्तारी होती होती है, अरेस्ट होती होती है। उसमें रेप में भी रेप का एलिगेशन लगा, अरेस्ट हो गई। कुछ केसेस ऐसे होते थे कि जहां पर पुलिस अरेस्ट नहीं करती थी, नोट अरेस्ट चार्जशीट फाइल होती थी कि एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया, इतने हीनियस क्राइम में भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो वहां पर वो जस्टिफाई भी करते थे, हालांकि उसके तो करना ही होता है मतलब करना क्या मतलब काफी हीनियस ऑफेंस है तो जनरली प्रोबेबली होते ही है अरेस्ट, उसमें 7 ईयर से ज्यादा की पनिशमेंट है। तब भी अगर स्पेशल रीजंस होते थे, जैसे एक केस में क्या था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट था कुछ और, पति पत्नी में झगड़ा था, और पत्नी ने अपनी बेटियों से पोक्सो कोर्ट में कंप्लेंट दिलवाई थी, ये कह करके पोक्सो के पोक्सो एक्ट में कंप्लेंट दिलवाई थी कि जो हमारे फादर साहब हैं, मेरे पिताजी हैं, ये हमें नंगा देखना चाहते हैं, और ये हमें नहलाने के बहाने दे मेक अस न्यूड, और ही टच हियर एंड देयर। समझे आप? और बाप हमारे पास आके रोता था कि सर ये गलत है, ऐसा है वैसा है, तो ये जस्ट क्योंकि मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है, दिस है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं क्रिमिनल केसेस में, ऐसे एलिगेशन में। आप जब भी मजिस्ट्रेट बने, जब भी आप जज बने, तो कोई आंसू बहा रहा है, कोई फीमेल है, कोई बूढ़ा है, कोई कोई कुछ, मतलब नोट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशनेट की किसी पे दया करके, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि दिखती कुछ और है, होती कुछ और है, और एलिगेशंस कई बार बहुत ही फॉल्स होते हैं। तो उस केस में एक पुलिस ऑफिसर ने फिर
नोट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल की थी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये दिख रहा है। रेप केसेस हैं, रेप केसेस में भी ऐसे केसेस हो जाते हैं कई बार कि जहाँ दिख रहा है कि उनके साथ उनके बीच में एक अच्छा खासा लिविंग रिलेशनशिप था, और रेप केस इसलिए लिखवाया गया क्योंकि अब जो गर्ल है उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, ही डिसाइडेड नॉट टू अरेस्ट। चार्जशीट फाइल करेंगे, कोर्ट विल डिसाइड बट वी विल नॉट अरेस्ट हिम। इस तरीके की सिचुएशंस कई बार आ जाती है। तो कोर्ट जो पुलिस, मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल टच मिलेगा इससे। तो देन द जो पुलिस ऑफिसर है ही विल हैव टू रीजंस बोथ वाइज। if he is making arrest he will have to justify why he is arresting. if he is not making arrest then again he will have to write कि मैं इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूं। जब हम लिखते हैं राइटिंग में, राइटिंग में एक तो ओरली जाकर समझाते हैं मजिस्ट्रेट को, नो, राइटिंग में आप लिखते हैं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, और वो आसान नहीं होता। तो वहां पर मिसयूज ऑफ पावर की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, खत्म तो कभी हो ही नहीं सकती, एटलीस्ट वो बच जाती, मिनिमम हो जाती है फिर वो। तो ये आपको करना पड़ेगा। बोलिए हाँ है ना। आई बिलीव कि आपको अच्छी तरीके आ गया होगा अभी। सेक्शन 35 क्लोज 1 पढ़ा हम लोगों ने। ये बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है। 35 क्लोज 1। 35 क्लोज 2 में हम पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ये बात ध्यान रखना भी है, ठीक। 35 क्लोज 1 में आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। ये पहले था सेक्शन 42, ये सेक्शन था पहले 41 सीआरपीसी का। इन्होंने क्लब कर दिया है इसको भी, और इसी सेटिंग से बना जरूरी थोड़ा इसके इस तरीके से। 35 क्लोज 1 में क्या आ गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में आ गया। तो इसमें जो पहला रीजन, पहली जो इसमें ए बी सी से जाकर के आप कितने चले जाएंगे यहाँ पर, ये जे तक, इतने सारे ग्राउंड्स आएंगे, रीजंस आएंगे कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ए बी सी डी इस तरीके से आएंगे, ये ध्यान रखना भी है। और इनके फिर सब पार्ट्स भी आएंगे। तो जो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक, ए पढ़ा है हमने, बी पढ़ा है अभी तक, ए और बी पढ़ लिया हमने। ए में क्या था, ए में सिंपल था, प्रेजेंस की बात थी बस ये। ए में था प्रेजेंस में, अगर उसकी प्रेजेंस में कोई अपराध करता, कॉग्निटिव ऑफेंस करता है, तो फिर ये सब रीजंस नहीं है उसमें। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि इसमें देखिए, ये केवल ए और बी में देखिए क्या अंतर है। ए में कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है ओनली इन प्रेजेंस, प्रेजेंस में ऑफेंस हो रहा है, देन यू कैन अरेस्ट। यहां पर अब यहां पर कौन सी सिचुएशन है बी में, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में क्या हुआ है, उसके बारे में कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, या सस्पिशन, उनकी प्रेजेंस में नहीं है। बात समझ में आ रही है। जो बी कैटेगरी है, बी में कौन सी कैटेगरी आ गई है, ये नोट इन प्रेजेंस, प्रेजेंस में नहीं है, समझे। यहां पर क्या है, ऑफेंस के बारे में क्या है, कि वो बिलीव करता है कि कमिटेड अपराध हुआ है, और सेकेंडली क्या है, उसका फिर सेटिस्फेक्शन, उसका सेटिस्फेक्शन ऑन दोज ग्राउंड्स, अगेन एबीसीडी। तो इसलिए एबीसीडी एबीसीडी थोड़ा रिपीटेडली हो रहा है इसमें, इसलिए कहीं कंफ्यूज मत होना आप लोग। सेटिस्फेक्शन ए से लेकर के ई की ई ग्राउंड पर, ठीक। और फिर रिकॉर्डिंग रीजंस। तो इसकी आपको पूरी स्कीम समझ में आई आपको, सेक्शन की माइंड में फिट हुआ नहीं हुआ। अब चीजें आसान है, अब मुश्किल नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये रहा सी कैटेगरी। इसमें अभी सब आसान है, बस ये जानना है। ये सारा रटनतम घटनतम का मामला आ जाएगा। अब सी पार्ट से समझ लीजिए, सी में क्या है, अगेंस्ट हुम ए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट ही हैज कमिटेड कॉग्निटिव ऑफेंस पनिशेबल विद व्हाट। बस ये पढ़ लीजिए क्या है, मोर देन 7 years विद विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस, बस। तो जो कहा था यहां पर जो सी में है, सी में है, देखिए सी कैटेगरी में कौन सा ऑफेंस, अभी हमने बी में क्या था, ऑफेंस थे अप टू 7 years, 7 साल तक, राइट। यहां पर क्या है, 7 years से अधिक हो या फिर डेथ पेनल्टी हो। बस क्या क्या होना चाहिए इसमें, एंड पुलिस ऑफिसर
पुलिस ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। बस पुलिस ऑफिसर को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि उसने ये अपराध, अब उस एक्यूज ने वो अपराध किया है। यहां पर क्या है, यहां पर जो ऑफेंस है कैसा है, जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट इज मोर देन 7 years और इक्वल टू डेथ, डेथ है। लेकिन केवल ये इंफॉर्मेशन होने से, समझे छत्रीस बाबू, आप मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है और आपके साथ आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि देखो उसने रेप कर दिया, उसने मर्डर कर दिया, उसने अटेम्प्ट मर्डर कर दिया, राइट। आपने अच्छा, एफआईआर लाओ, करो तुरंत अरेस्ट। नो, उसमें भी एक कंडीशन होना चाहिए, यू शुड हैव रीजन टू बिलीव। आपके पास वो कारण होने चाहिए विश्वास करने के कि हाँ इसने अपराध किया होगा। जैसे मान लो, क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे गिन्नी बाबू हैं, गिन्नी बाबू के खिलाफ कोई रिपोर्ट हो गई, ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर देन 7 years। अब पुलिस का मतलब ये नहीं कि उसको उठा लाओ जल्दी से, पता चला भी थोड़ी इंक्वायरी करी, कहाँ थे गिन्नी, अरे गिन्नी तो उन दिनों सिंगापुर गया हुआ था। तो कंप्लेंट तो हुई उसके खिलाफ, इसी इसी उसमें हुई है, इन्हीं ऑफेंस की हुई है मोर देन 7 years में। बट यू डोंट हैव एनी रीजन टू बिलीव, आपको विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर को विश्वास तो होना ही चाहिए कि हाँ इसने अपराध किया है, तो वो इंक्वायरी करनी, इसका मतलब क्या है, ही शुड फर्स्ट इंक्वायर इनटू द मैटर। जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत उसने एफआईआर हुई और तुरंत जाकर के उसको फटाफट अरेस्ट कर दिया। एट लीस्ट ही शुड हैव रीजंस टू बिलीव कि उसने अपराध किया है। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना, जल्दी बताइए बस। अब इसमें आप क्या देखेंगे, जब जब ये पनिशमेंट मोर देन 7 years और डेथ सेंटेंस है, तो इसमें फिर वो ABCDE वो सब गायब हो गए हैं। यहाँ पर पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज ओनली टू द एक्सटेंट कि भाई इसने अपराध किया है या नहीं किया है, बस इसका इसका विश्वास होना चाहिए उसको, बस समझे। और नहीं है कि भाई टेम्परिंग विद द एविडेंस, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द विटनेसेस, ही विल कमिट फर्दर ऑफेंस, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट। वो जो सारे रीजंस थे ABCD 5 रीजन से, सेटिस्फेक्शन ऑन 5 रीजंस, वो यहाँ पर नहीं चाहिए। तो बी और सी में मुझे बताइए, बी और सी में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ एवरीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बढ़ते हैं आगे, अब तो अब हलवा आ गया बस, अभी बस। अब मैं 23 से इसको कराऊंगा, इसमें आप लोग बस 23 से समझते जाना, वो टाइम लगाना इसमें भी। सी हम कर चुके हैं, डी पर आ जाइए, डी पॉइंट। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, इधर अंडर द संहिता और बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस संहिता के अंतर्गत या राज्य सरकार के आदेश के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑफेंडर घोषित कर दिया गया अगर, तो उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बस इतना पॉइंट याद कर लेना, अरे यार समझाना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है कि ही हैज बीन प्रोक्लेम्ड, अगर किसी व्यक्ति को ऑफेंडर, ऑफेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इफ ही इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब, देखिए क्या होता है कि कि कोर्ट के पास प्रोसेस इशू करने की पावर होती है, पहले वो सम्मन करेंगे आपको बुलाने के लिए, उसे कहते हैं प्रोसेस टू कंपेल द अटेंडेंस। इस कोर्ट के पास वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे किसी व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कोर्ट कह सकती है। तो नंबर 1 है सम्मन, आपको सम्मन जाएगा, आपको एज पर सम्मन आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे फिर वारंट जाएंगे। वारंट कैसे हो सकते हैं, बेरल वारंट हो सकते हैं या फिर नॉन बेलेबल हो सकते हैं। आप तब भी नहीं आएंगे, आप तब भी नहीं आएंगे, तो फिर आपके खिलाफ सेक्शन पहले था 82 CRPC, उसी में चलते हैं। तो आपके खिलाफ फिर हम क्या करेंगे, 82 की कार्रवाई करेंगे, आपके घर पे आके चस्पा करेंगे, आपको मनादी करवाएंगे कि आपको आपको वहां पर आना है। आप नहीं आते तो फिर एक ये आपके खिलाफ एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दी जाएगी कि सच एंड सच पर्सन इज द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है एक प्रक्रिया के तहत, समझे। या फिर राज्य सरकार का अपना प्रोसेस होता है कि कब किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कैटेगरी में आ गया है, तो उसको फिर आप अरेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी खत्म हो चुकी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने में का जो पॉइंट था ना वो खत्म हो चुका, ध्यान दे रहे हैं। अब ये नई कैटेगरी आ गई है, किसको अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कर सकता है, बस। नेक्स्ट आ जाइए,
ये क्या है? इन हुज पोजेशन, जिसके पोजेशन में क्या मिलता है? एनीथिंग इज फाउंड, कुछ ऐसा मिलता है, कैसा? विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि चोरी की संपत्ति हो सकती है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग्स। अब यहाँ पर ऑफेंस, कोई क्रिमिनल ऑफेंस की वो नहीं हुई है। हाँ भाई, नाकाबंदी हो गई। अब तुमने आपने देखा होगा कि सर्च कर रही है पुलिस, सर्च करती है, कई बार गाड़ियां रोकती है, देखती है इसमें क्या है क्या नहीं है। या फिर कई बार यहाँ पर भी सर्च होती है, मेट्रो में सर्च होती है, या वेरियस ओकेजन्स पर आपको होती है। इफ समवन इज फाउंड इन द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए, क्या देखिए क्या लाइन लिखी हो, ध्यान पढ़िए ढंग से इसको। विच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। सस्पेक्टेड, युक्ति युक्त, जिस पर संदेह किया जा सकता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी हो। ये जरूरी नहीं है कि स्टोलन प्रॉपर्टी हो। समझ रहे हो? दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी हो। बस रीजनेबल सस्पिशन है। जैसे आप कार लेके जा रहे हैं, आप कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आपसे कहा गया पेपर आरसी दिखाइए, यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट। किसकी है? अब आप बता ही नहीं पा रहे भाई, घर वालों की है, पापा की है, मम्मी की है, दोस्त की है, किसी की तो होगी। बात करा तो फोन पर, आप वो भी नहीं करा रहे हैं। अब क्या हो गया? रीजनेबल सस्पिशन हो गया कि इट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। वो कहा देख के लग रहा है कि इसके पास में तो मोबाइल होना ही गुनाह है, लेकिन क्या लिए घूम रहा है ये? एप्पल लिए घूम रहा है। हाँ भी दिखा किसका है, डायल नंबर किस किसके बता, अच्छा तेरा दोस्त ही रहा तो ये रीजनल सस्पिशन। स्टोलन प्रॉपर्टी हो या ना हो, एक बार को, देयर इट शुड बी रीजनेबली टू बी सस्पेक्टेड, विच में रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। तो ब्यूटी देख रहे हो लैंग्वेज की क्या होती है लॉ में, ये है। सही है। तो पोजेशन से क्या मिले? स्टोलन प्रॉपर्टी मिल जाए। दूसरा क्या हो? उस पर रीजनेबली, हु में रीजनेबली भी सस्पेक्टेड ऑफ, जिस पर युक्त युक्त रूप से ये संदेह किया जा सकता हो कि उसने उस संपत्ति के संबंध में, उस वस्तु के संबंध में कोई अपराध किया है। ये हो गई ए कैटेगरी। यहाँ पर कॉग्निल ऑफेंस का जिक्र नहीं आया है, फिर कहूंगा ए और बी में निबट गया वो तो। अब आ जाइए नेक्स्ट कैटेगरी में। हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को रोकता है कैसे? वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करते हुए पुलिस ऑफिसर को रोकता है। हु हैज एस्केप्ड, जो भाग गया है, और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी। अब यहां पर आप देखो कि ये जो एफ कैटेगरी में है, दो पॉइंट आ गए, दो लोग, टू कैटेगरीज है। नंबर वन, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, एक पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, वो कह रहा है हटो, सब हटो, यहाँ से हटो, सर अपने सर्च दीजिए, नहीं देंगे, उसको रोक रहे हैं, है ना? तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर आप पुलिस ऑफिसर को आप रोकते हैं, तो अब यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि आपने अपराध किया है नहीं किया है, आपने कोई कोग्निल ऑफेंस किया, नॉन कोग्निल किया, इससे ना, ये इसका ग्राउंड ही नहीं है ये। यहाँ पर क्या ग्राउंड है कि यू ऑब्स्ट्रक्टेड ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। बोलो यस और नो। तो ये कैटेगरी आ गई इसमें, कर लेंगे आप? ठीक है। और कौन सा है? अगर कोई व्यक्ति, दो हु हैज एस्केप्ड, जो भाग गया है, विधि पूर्ण अभिरक्षा, निकल भागा है, एस्केप्ड का मतलब निकल भागा है, और निकलने का प्रयास करता है। कहां से? लॉफुल कस्टडी, विधि पूर्ण अभिरक्षा से। विधि पूर्ण अभिरक्षा से। हम्म। विधि पूर्ण अभिरक्षा से भागने की, तो ये कैटेगरी होगी। आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ ज्योति मैम की आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगी, हाँ है ना, बताइए। हु इज reasonably सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग deserter, डेजर्टर को हिंदी में बोलते हैं डेजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जो संघ के सशस्त्र बलों, हम्म, से भगोड़ा हो, भाग गया हो, डेजर्टर हो, उसको गिरफ्तार कर लेंगे ये, विदाउट वारंट करेंगे। हु हैज बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट होम ए, वही वही शब्द आगे देखो, बस अभी समझाने कुछ है नहीं इसमें, आप स्कीम समझ के होंगे। who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received, a reasonable suspicion, ये सब समझ गए ना तीनों चीज अभी? of having been concerned in any act committed at any place out of India,
जिसके कोई उसने ऐसा कार्य किया हो, कहाँ पे किया हो, एनी एक्ट, कहाँ पर, आउट ऑफ इंडिया, एट एनी प्लेस आउट, भारत के बाहर, कैसा, विच इफ कमिटेड इंडिया, यदि उसने भारत में किया होता, वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस, वो भारत में दंडनीय होता, एंड फॉर विच ही इज under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India, or who being released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 395। इतना लंबा कर दिया भाई, कैसे करेंगे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, कुछ तो दया करते। चलिए मैं तो समझा दूंगा। जैसे मैंने कहा था शुरू में आपसे कि इसको याद करना टफ होगा, लिख लिख के याद करेंगे आप लोग, मेंस में आएगा आपके, इसमें ये समझे। देखिए, इसमें किस व्यक्ति के अरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे। नंबर वन पॉइंट, कोई ऐसा व्यक्ति है हु हैज बीन जो कंसर्न इन और अगेंस्ट हूं, ये तीनों में से कुछ हो, एनी एक्ट, इनको बोल करता हूं पहले आपके लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसा कार्य किया, कहाँ किया है, आउट ऑफ इंडिया किया है। ही हैज कमिटेड एनी एक्ट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, भारत से परे, भारत के बाहर उसने कोई ऐसा कार्य किया है, उससे संबंधित रहा है, और या उसके विरुद्ध उस कार्य के संबंध में कोई कंप्लेंट हुई है, या इंफॉर्मेशन, या कोई उसके खिलाफ कोई सस्पेशन एग्जिस्ट करता है। और ये कार्य ऐसा है, ये एक्ट ऐसा है कि अगर उसने ये काम इंडिया में किया होता तो ये ऑफेंस होता। तो सिंपली बात ये है कि एंड दिस इज विद रिगार्ड टू द एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऐसा समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने बाहर, भारत से बाहर, क्योंकि उस पर बीएनएस तो अप्लाई हो जाता है, जो फॉर्मर आईपीएस एंड नाउ बीएनएस इज एप्लीकेबल फॉर हिम अगर इफ यूर इंडियन सिटीजन। तो एक तो ये कि आपने वो ऐसा कार्य किया है जो यदि भारत में किया गया होता तो वो अपराध होता, एंड दूसरी बात, उसके लिए फॉर विच, या तो एक्स्ट्राडिशन लॉ की वजह से या किसी अदर लॉ की वजह से, यू आर लायबल टू बी डिटेन्ड इन इंडिया, आपकी भारत में गिरफ्तारी हो सकती है। तो दो दो रीजन हो गए। नंबर वन, ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया, प्लस नंबर टू, लायबल टू बी डिटेन्ड। किसमें, या तो एक्स्ट्रेडिशन लॉ में या अदरवाइज आपकी डिटेंशन बनती है, ठीक। तो फिर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें ये नहीं देखेंगे कि आपने अपराध कौन सा किया है। अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिस जो भारत में अपराध होता, तो और आपकी भारत में गिरफ्तारी बनती है, तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे बस। और दूसरा क्या है, रिलीज्ड कन्विक्ट। देखिए, who being a released convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of 394, देख ही लेते हैं, देखिए अभी आपके सामने इसमें यह है कि अगर कोई पहले प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है एक बार, और दोबारा फिर उसको कन्विक्शन होता है, यानी कि रिपीट कन्विक्शन, तो उस व्यक्ति को रिहा करने से पहले उससे ये कहा सकता है कि अपने सारे एड्रेसेस का दो, सारे बताइए अपना। तो अगर वो 394 को मैं यार लिखता ही हूँ, देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोग। दिस इज सेक्शन 394। एनी पर्सन, कौन सा व्यक्ति है ये, इफ एनी पर्सन इज कन्विक्टेड इन इंडिया पनिशेबल फॉर ए 3 years, 3 years पनिशमेंट और मोर, कन्विक्शन हुआ उसको, ये हुआ नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, अगेन कन्विक्टेड, अगेन कन्विक्शन होता है 3 years और मोर के लिए। तो फिर जो कोर्ट है क्या कर सकती है, कोर्ट क्या कर सकती है, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग पनिशमेंट, सेंटेंस कह लीजिए चलिए, कोर्ट को ये पावर है सेंटेंस के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग,
हिज रेजिडेंस, दैट हिज रेजिडेंस या चेंज ऑफ रेजिडेंस या एब्सेंस ऑफ रेजिडेंस बी नोटिफाइड। ये व्यक्ति बार बार अपराध कर रहा है, तो ये कहाँ रहेगा? अगर वो चेंज करता है अपना घर तो उसके बारे में, उससे घर से गायब रहता है तो उसके बारे में 5 साल तक वो सूचित करेगा, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। जब तेरी सजा खत्म हो जाएगी, मान लीजिए 3 साल की सजा पे, एक तो पहली बार कन्विक्शन हुआ तुम्हारा, हो गया, फिर दोबारा कन्विक्शन हो गया 3 ईयर्स और मोर के लिए, तो जब दोबारा की तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी तो भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम बताओगे तुम कहाँ रहते हो। अगर उसे चेंज करते हो घर को तो भी बताओगे आप। यहाँ से गायब, अगर कुछ दिनों के गायब है, वहां नहीं रहना चाहते, तो ये नोटिफाई करोगे आप। 394 में ये बात की गई है। अब इसी संबंध में 395 ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सब क्लॉज 5, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल बना सकती है इस संबंध में। बस अब इस रेफरेंस को अब जोड़ो आप, 35 में क्या कहा गया है? हु बीइंग ए रिलीज कन्विक्ट, जो कन्विक्ट था, कौन था? रूल देखिए, कौन व्यक्ति थे आप भाई साहब कौन थे? आप थे कन्विक्ट, यानी कि जिनको, जिन पर दोष सिद्धि हो चुकी, लेकिन आप क्या हैं? रिलीज्ड हो गए हैं, यानी कि आपने सजा पूरी कर ली है और आप छूट गए हैं, तो क्या हो गए? रिलीज कन्विक्ट। अब जैसे मैंने कहा कि 394 में क्या था? मजिस्ट्रेट ये कह सकते हैं, रूल बनाए जा सकते हैं। 395 में स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी नोटिफाई करने के संबंधित, कि आपको 5 साल तक दूसरी सजा खत्म होने के 5 साल तक आपको सूचित करना पड़ सकता है कि आप अबाउट योर रेजिडेंस, एब्सेंस ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ रेजिडेंस के बारे में। एंड इन दैट रेफरेंस अंडर सबसेक्शन 5 स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स। अगर आप उन रूल्स का ब्रीच करते हो, कौन सा रूल? जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, तो इन दैट केस यू मे बी अरेस्टेड। बोलो बात समझ में आई आपको? कितना टेक्निकल था ये, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। जे पॉइंट क्या है कहते हैं, जे पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। फॉर हुज अरेस्ट, जिसकी अरेस्ट के लिए एनी रिक्विजिशन, वेदर ओरल और रिटन, ओरल को अंडरलाइन के लिए राइट डाउन प्रीलिम्स, हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, है ना? अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस ऑफिसर से कोई रिक्वेस्ट आई है, तो क्या वो रिक्वेस्ट ओरल हो सकती है? यस, वो ओरल भी हो सकती है, वो रिटन भी हो सकती है। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। तो एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई उसको पकड़ो, प्लीज इसको अरेस्ट कीजिए आप ये, तो फिर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर। शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे इसको, टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच अरेस्ट इज टू बी मेड। एक पहली बात, जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें पता होना चाहिए कि किस, स्पेसिफाइज द पर्सन, किस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, किस अपराध में करना है या किस कारणवश करना है, ये स्पेशली मेंशन होना चाहिए। एंड इट appears therefrom that the person might lawfully be arrested, और ये प्रतीत होना चाहिए कि उस व्यक्ति को विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्विजिशन। कि आपने, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक पुलिस ऑफिसर है दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट भेजता है कि आप प्लीज प्रियांश को अरेस्ट कीजिए, ठीक है? तो भैया रिक्वेस्ट, चलो भाई हाँ टेलीफोन में मान ली बात, लेकिन किसको अरेस्ट करना है? प्रियांश। प्रियांश कौन? तो उसके पर्टिकुलर्स दो, प्रियांश का पूरा नाम बताओ, एज बताओ, सन ऑफ बताओ, कहाँ रहता है, ये हो गए उसके स्पेसिफिकेशंस हो गए। अच्छा ठीक है, क्यों गिरफ्तार करना है? ऑफेंस बताओगे, ऑफेंस नहीं है तो रीजन बताओगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, डिजर्टर है, रिलीज कन्विक्ट इन वॉलेशन ऑफ 394(5) रूल्स है, व्हाट इज द रीजन? ठीक, तो रीजन बताओगे। और मेरा भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए एज ए पुलिस, सेकंड पुलिस ऑफिसर का, कि ये जो पुलिस ऑफिसर मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड, कि जिसको गिरफ्तार करने, प्रियांश को बोल रहा है गिरफ्तार करने के लिए, खुद भी प्रियांश इसके द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता था विदाउट वारंट। इट मींस ऐसा नहीं कि भाई
किसी पुलिस ऑफिसर का फोन आ गया, हाँ जी गिरफ्तार कर लो, तुरंत गिरफ्तार कर लोगे? यू विल हैव टू सेटिस्फाई हु इज द पर्सन टू बी अरेस्टेड, ताकि रॉन्ग पर्सन को अरेस्ट ना कर लें। दूसरी बात, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि यस दिस इज अ फिट केस, दिस इज फिट केस फॉर द अरेस्ट। तो फिर कोई पुलिस ऑफिसर अन्य पुलिस ऑफिसर से भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकता है, ये है सारी बात। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आईओ हो, जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वही अरेस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डेलीगेशन की अनुमति मिल गई यहाँ पर। एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के माध्यम से अरेस्ट करवा सकता है। ये कहाँ यूज होगा? एक पुलिस ऑफिसर है जिनका नाम है वरद, ये रहे हमारे वरद भाई साहब, ठीक। अब इनके पास कई केस है, मल्टीपल केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इनके साथ जो टीम है हवलदार, उसके हेड कांस्टेबल्स की, एएसआई की, इनका भाई तू चला जा और उसको वहां से अरेस्ट करना, ठीक है। ऐसे हो सकता है, समझे बात? तो वन ऑफिसर मे रिक्वेस्ट अदर पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट समवन। बोलिए। या कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर का भी, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर का भी हो सकता है, मतलब दूसरे पुलिस स्टेशन से भी हो सकता है। दोस्तों, लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो।